दोस्तों, कानून में कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, जैसे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। दूसरा होता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि महान शक्तियों के साथ में महान जिम्मेदारियां भी आपके पास आती हैं। और तीसरा होता है 1000 कल्प्रिट्स कैन एस्केप बट वन इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड, और जिसका मतलब होता है कि 1000 दोषी भी बच जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु आज जब हम खबरें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों का और इन सिद्धांतों के ज़मीनी स्तर पर लागू होने में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। कुछ अखबारों की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। हस्बैंड 6 इन लॉज चार्ज फॉर डाउरी डेथ, वुमेन टर्न्स अप अलाइव आफ्टर 2 years, यानी कि हस्बैंड और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज हत्या के इल्ज़ाम लगे और पता चला कि बहू जी तो हैं, 2 साल बाद जिंदा मिल गई। ठीक है, एक और दिखाता हूँ आपको न्यूज़ आर्टिकल। कर्नाटका मैन सर्व्स जेल टाइम ओवर वाइफ्स मर्डर, शी टर्न्स अप अलाइव इन द कोर्ट। ये कर्नाटक की खबर है जिसके अंदर की आदमी जेल में सड़ रहा है और कुछ समय बाद जो है, जो उसकी बीवी है जिसकी हत्या के आरोप में वो जेल में बंद है, वो जिंदा आ जाती है कोर्ट के अंदर। मर्डर्ड वुमेन फाउंड लिविंग विद लवर इन नोएडा, हस्बैंड इन जेल। ठीक है, अ वुमन प्रिज्यूम मर्डर्ड एंड हर हस्बैंड अरेस्टेड फॉर डाउरी रिलेटेड चार्जेस हैव बीन फाउंड अलाइव इन नोएडा अलोंग विद हर पैरामर। ये 25 नवंबर 2025 की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स की। यानी कि क्या पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में बंद है और पत्नी अपने लिवर के साथ, अपने आशिक के साथ नोएडा में जिंदा मिल रही है। कर्नाटका मैन स्पेंड्स 1.5 years इन जेल फॉर वाइफ्स मर्डर, शी वॉक्स इनटू कोर्ट अलाइव। 1.5 साल से पति जेल में है कि वाइफ का मर्डर कर दिया, 1.5 साल बाद वाइफ जिंदा आ रही है कोर्ट में। बिहार मैन स्पेंड्स 4 years इन जेल फॉर वाइफ्स मर्डर, टर्न्स आउट शी इज स्टिल अलाइव। 4 साल से पति जेल में है और पता चल रहा है कि बीवी जिंदा है और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने दूसरी शादी भी कर ली थी। उत्तर प्रदेश वुमेन फॉर हुज मर्डर हबी वाज हेल्ड फाउंड अलाइव, यानी कि जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल में थे वो जिंदा मिल गई। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है जो कहती है वाइफ ऑफ मैन हु गॉट 10 years ऑफ जेल फॉर हर मर्डर फाउंड अलाइव, यानी इस आदमी को तो कोर्ट से 10 साल की सजा भी मिल गई कि भाई तूने ही तेरी बीवी मारी है, मैडम जिंदा भी मिल रही है। एक और हिंदी की खबर दिखाता हूँ आज तक की। जिस महिला की हत्या के केस में पति ससुर ने काटी जेल, वो 4 साल बाद जिंदा मिली, कर ली थी दूसरी शादी। जिस पत्नी की हत्या में 4 महीने में जेल की रोटी खा रहा पति, वो तो नोएडा में किसी और के साथ रहते मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने इन खबरों से देखा कि भाई पत्नियों ने दूसरी शादी कर ली है या पत्नी किसी और के साथ, आशिक के साथ अपनी जिंदगी की बसर कर रही हैं और पति और उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं। और कहीं कहीं तो हमने ये भी देखा कि उनको ट्रायल के बाद में 10 साल की सजा भी मिल गई कि हाँ जी तुमने ही अपनी बीवी मारी है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पहली चीज तो ये एलिगेशन कौन लगा रहा है, वो कौन है जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि जो मायका पक्ष है लड़की का, वही इन कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है, जो कह रहा है कि जी मेरी बेटी गायब हो गई और मेरे जो दामाद है और उसके जो परिवार वाले हैं इन्होंने दहेज के लिए मारी है। यानी इससे जो एक और एक मात्र लोगों का शादी करने का इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ दहेज रह गया है। और दहेज नहीं दोगे तो लोग इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं कि जी मार देंगे, जान से मार देंगे, दहेज नहीं दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर जगह नहीं होता, हर कोई जगह होता है कि सच में महिलाओं को दहेज के प्रताड़ित किया जाता है, बट हर जगह पे आप देखो कि दहेज के इल्जाम लग जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है दहेज के लिए हो रहा है। सवाल अब ये उठता है कि जब पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी ससुराल पक्ष की है, उसके पति की है, तो क्या कुछ ऐसी जिम्मेदारियों के साथ साथ उनके पास पावर्स भी हैं कि वो अपनी पत्नी के ऊपर निगरानी रख सके, उनकी पत्नी कहाँ पर है, उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के पर्पज से वो देख सके कि उनसे लोकेशन मांग सके, उनकी सुरक्षा के लिए जो डेटा उनको लगता है उनके पास होना चाहिए अपनी पत्नी से संबंधित, क्या वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आता है नहीं, क्योंकि हमारी इंडिया की कोर्ट्स कहती हैं कि हर व्यक्ति का अपना निजता का अधिकार है और ये निजता का अधिकार शादी के बाद भी जारी रहता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड आपको न्यूज आर्टिकल्स में दिखाता हूँ। हस्बैंड कैन नॉट सीक वाइफ्स प्राइवेट इन्फो और पासवर्ड्स, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। और इस न्यूज आर्टिकल को आप स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ तक बेंच ने यह भी कहा कि द बेंच स्टेटेड दैट एनी सच कंपल्शन बाय अ हस्बैंड अमाउंट्स टू a breach of wife's right to privacy and would invite action under the Protection of Women from Domestic Violence Act। यानी अगर उसकी आप कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लिए उसको कंपेल कर रहे हो, यानी उसका पासवर्ड मांगा, इसमें लोकेशन का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि पत्नी के फोन की लोकेशन को भी 24/7 अपने पास रखना उसके निजता के अधिकारों के उल्लंघन में आएगा। और इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से अगर मैं अपने एनालिसिस करूं तो अगर आप अपनी वाइफ को फोर्स करते हो कि भाई तू अपनी लोकेशन मेरे साथ 24/7 शेयर रख, तो उस पर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस और झेलोगे, और गायब हो गई तो हत्या का केस झेलोगे।
यानी कि जिम्मेदारियां आपके ऊपर 100% हैं और आपके ऊपर अधिकार 0% है। अगली खबर दिखाता हूं आपको मद्रास हाईकोर्ट की। वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड स्पाउसल प्राइवेसी, एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू वायलेशन इज इनएडमिसिबल। मद्रास हाईकोर्ट, ट्रस्ट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स। The spouses must have implicit and total faith and confidence in each other. Snooping on the other destroys the fabric of marital life. One cannot pry on the other. इसका मतलब क्या है कि जो भाई आपका शादीशुदा जीवन का जो रिश्ता है वो आपके विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, समझ रहे हैं, और आपको एक दूसरे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर फेथ होना चाहिए। बट बात होती है कि अगर फेथ के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको एक दूसरे की लोकेशन शेयर करनी पड़े, पासवर्ड शेयर करने पड़े, फोन अपने शेयर करने पड़े एक दूसरे के साथ, तो इसमें हानि क्या है भाई? विश्वास और अंधविश्वास में कुछ तो एक सीमा होती है, कुछ तो एक हेयरलाइन डिफरेंस है अंधविश्वास में और विश्वास में। विश्वास का मतलब ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और जब मैंने उस विश्वास को परखने के लिए, अग्नि परीक्षा लेने के लिए आपसे पासवर्ड मांगा या आपसे लोकेशन मांगी, आपने बिना किसी झिझक के मेरे साथ शेयर कर दी, तो ये भी तो विश्वास को बढ़ावा देने की चीज़ है। जब आप एक दूसरे के साथ लोकेशन शेयर करते हो, एक दूसरे के साथ अपने पासवर्ड शेयर करते हो, ये क्या होता है कि भाई वैसे तो जी हम दोनों के बीच में विश्वास है, हम दोनों को एक दूसरे पे फेथ है, लेकिन तूने अगर मेरे से लोकेशन मांगी या तूने मेरे से पासवर्ड मांगा तो मैं मना कर दूंगी, और तू तेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगा दूंगी कि जी मेरी निजता को भंग कर रहा है। भाई या तो विश्वास है या तो निजता है, और पति पत्नी के बीच में निजता मेरे को समझ नहीं आती, कोर्ट्स के हिसाब से होती है, बट मेरे हिसाब से तो समझ नहीं आती। और यदि निजता ही निजता है, शादी के बाद भी निजता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी या उसके साथ कुछ अनहोनी होने के केस में सीधा ही पति को अरेस्ट कर लेना, सीधा ससुराल वालों को अरेस्ट कर लेना, सीधा डाउरी डेथ के केस लग जाना, ये कितना जायज है? यानी कि दो धारी तलवार है और उस पर आप ही कटोगे। अगर आपने लोकेशन मांगी, आपने पासवर्ड मांगा या आपने कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगी अपनी बीवी की, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लपेटे जाओगे, और वो अपने आशिक के साथ भाग गई या उसने भाग के दूसरी शादी कर ली, तो आप डाउरी डेथ के केस के अंदर जाओगे कि भाई तुमने मार के उसको जला दिया, कहीं फेंक दिया, तुमने गायब कर दिया हमारी लड़की, चलो जी जेल में। तो ये तो मेरी समझ से परे है, ठीक है। हस्बैंड कैन नॉट कंपेल वाइफ टू शेयर मोबाइल और बैंक पासवर्ड्स, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, ये हमने अभी देखा था। फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी इंक्लूड स्पाउसल प्राइवेसी, लॉ कैन नॉट परमिट स्नूपिंग बाय स्पाउसेस, मद्रास हाईकोर्ट। आप स्नूपिंग नहीं कर सकते अपनी वाइफ के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि ये जो दोहरा मापदंड हमारे कानूनी व्यवस्था में है, न्यायिक व्यवस्था में है, कि जिम्मेदारी पति की है और अधिकार एक भी नहीं है। जिम्मेदारी पति की है, निजता पत्नी की है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मेरी समझ से बाहर हैं, और मुझे लगता है कि यदि पति के पास, ससुराल पक्ष के पास अपनी पत्नी को या अपनी बहू को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, तो उनके पास अधिकार भी होने चाहिए। बिना अधिकारों के जिम्मेदारियां नहीं आ सकती। एक तरफ आप बात करते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव टू कम विद ग्रेट पावर्स। आपको अधिकार मिलना चाहिए, और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि जो लोकेशन शेयरिंग होती है वो सिंगल साइडेड होती है, दोनों स्पाउस कर लें। और ऐसा नहीं कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही पार्टी मांग सकती है, वो दूसरी भी मांग सकती है। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इतनी प्राइवेसी दोनों के बीच में ना होकर आपको भी अपने बीच में कर्टेन रखना है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर पर्दा है तो वो किस बात का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप जिस टाइप का है वो हमने अभी देख लिया कि कोई आशिक के साथ मिल रही है, कोई दूसरी शादी कर ली है, कोई कहीं फरार है, 1.5-2 साल से पति जेल में है, कोई 4 साल से जेल में है, एक को तो 10 साल की सजा भी हो गई है। ये हमने भी न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा। तो मुझे लगता है आज की डेट में इस देश के अंदर आवश्यकता है कि इन कानूनों को दोबारा से रिव्यू किया जाए और अधिकारों को और जिम्मेदारियों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाए। आपका क्या विचार है कि सिर्फ निजता ही निजता होनी चाहिए, बिना किसी अधिकारों के आपके पास सारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, या जिम्मेदारियां यदि हैं तो आपके पास अधिकार भी होने चाहिए? आपका क्या इस पे राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।